Hello everyone, welcome to our channel Chemistry Academy for IIT JEE and NEET. टॉटोमेरिज्म का पार्ट 1 हम एक बना चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म पार्ट 2। तो देखें टॉटोमेरिज्म पार्ट 2 में हम क्या-क्या कंटेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। ये एक कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है, इसे समझ लें। रेजोनेंस जो है ये एक टोटली हाइपोथेटिकल फिनोमेना है और इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस प्रूव हुआ ही नहीं है। ठीक, इट वाज एन इमेजिनरी, इट इज अ हाइपोथेसिस। वेयर इज टॉटोमेरिज्म जो है ये रियल फिनोमेना है, ये पाया जाता है, ये एक्चुअल में रिएक्शंस होती हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टोटली इमेजिनरी हैं और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टोटली इमेजिनरी हैं तो आप इनके फ्री एग्जिस्टेंस की बात कर ही नहीं सकते। जबकि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स जो हैं दे एग्जिस्ट, दे आर इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, राइट। रेजोनेंस के केस में सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। हम एक इस तरह से बात करते हैं कि बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनका कोई एक कंबाइंड सा इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड को दर्शा रहा है, जबकि ऐसे कोई हाइब्रिड की बात टॉटोमेरिज्म में हम नहीं करते हैं। रेजोनेंस जो है उसमें हम कहते हैं कि भाई इसमें तो एक रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड होती है और ये एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। पर टॉटोमेरिज्म एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जैसे दूसरी होती है और इसकी डेल्टा जी एक डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव होगी। और इसमें हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि स्टेबलाइजिंग या डिस्टेबलाइजिंग फिनोमेना किस प्रकार का होगा। हाँ, जो दो टॉटोमर्स में से ज्यादा स्टेबल होगा उसकी तरफ इक्विलिब्रियम डोमिनेट करेगा। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी हैं और जो रूल होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के, उसमें एक कंडीशन होती है कि फंक्शनल ग्रुप इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड रिमेन सेम। यहाँ सेम फंक्शनल ग्रुप आपको मेंटेन करने होंगे जब आप रेजोनेंस की बात करें। लेकिन टॉटोमर्स की तो डेफिनेशन ही होती है कि देयर आर टू फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच आर इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो यहाँ तो कंपलसरी कंडीशन है कि दोनों टॉटोमर का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग ही होना चाहिए। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इनॉल की मात्रा एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी और क्या होनी चाहिए। करेक्ट। तो ये कंपैरिजन हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के इनॉल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें, यूजुअल जो बात करें, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है कि इनॉल एक टॉटोमेरिक कीटो इनॉल इक्विलिब्रियम के अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत कम है। और उसके लिए हमने डेटा तब भी लिखा था और आज हम दोबारा यूज करने जा रहे हैं। इज यू कैन सी दैट एसिटल्डिहाइड का इनॉल इज 6 into 10⁻⁵ परसेंटेज, which is very very less, whereas that of acetone is 6 into 10⁻⁷ percentage, very less again. ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब जब मैं आगे बात करूंगी कि इनॉल का परसेंटेज बढ़ा तो आप इससे बढ़ने की बात करेंगे। इससे बढ़ा, अब वो कितना बढ़ गया, क्या वो बढ़ते बढ़ते कीटो पे डोमिनेट हो गया, वो जब भी कंडीशन आएगी मैं अलग से मेंशन करूंगी कि यहां ये कीटो से भी ज्यादा है। अदरवाइज यूजुअली इट इज स्टिल लेस देन इट्स कीटो परसेंटेज, है ना। अब क्या होता है कि कार्बोनिल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। देयर कुड बी मोनोकार्बोनिल, देयर कुड बी बाय और डाई कार्बोनिल और कुड बी ट्राई एंड सो ऑन। मोनोकार्बोनिल मतलब एक ही सी डबल बॉन्ड ओ का लिंकेज जो है अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हम उसे मोनोकार्बोनिल कहेंगे। अगर दो प्रेजेंट है तो हम उसे डाइकार्बोनिल कहेंगे। तो ये शब्द हम यहां से ले रहे हैं। आज हम सिर्फ मोनोकार्बोनिल के इनॉल कंटेंट की बात करना चाहते हैं। मोनोकार्बोनिल के इनॉल कंटेंट की बात करें, साइक्लिक सिस्टम्स का इनॉल कंटेंट ओपन चेन वाले इनॉल कंटेंट से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेनोन और एसीटोन के इनॉल का जब हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट करा तो कीटोन जो है वो 6 into 10⁻⁷ परसेंटेज है, तो साइक्लोहेक्सेनोन इज 4 into 10⁻⁵ परसेंटेज। अल्डिहाइड का इनॉल कीटोन से हमेशा थोड़ा ज्यादा ही रहता है। अगेन हम सेम डाटा का यूज कर रहे हैं। इनॉल कंटेंट ऑफ एसिटल्डिहाइड इज 6 into 10⁻⁵ एंड ऑफ एसीटोन इज 6 into 10⁻⁷ परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं कि कीटोन का इनॉल कंटेंट इज फार लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्डिहाइड।
ये थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दें कि जनरेशन या एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ इनॉल। किसकी कंपैरिजन में जनरेशन? कीटो फॉर्म की कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता ही है कि कीटो फॉर्म इनॉल से करीब करीब 50 किलो जूल्स पर मोल ऑलरेडी हमने स्टेबल पाया है थर्मोडायनेमिकली। तो जब हम इन इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं कि कीटोन से हम इनॉल की तरफ गए, तो जाहिर है हमें 50 किलो जूल्स पर मोल का नुकसान उठाना पड़ता है टू ब्रेक दिस कीटोन बॉन्ड। तो अगर नए बनते रेजोनेंस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस 50 किलो जूल्स के नुकसान को कंपेंसेट कर पाए, या फिर उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करके और उस फॉर्म को ज्यादा स्टेबल कर दे एज कंपेयर टू कीटो, दोज आर द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इन दिस टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम। अब आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फर्स्ट हमारा बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड और सीएचओ के बीच में अभी रेजोनेंस संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में दो सिंगल बॉन्ड की दूरी, दो सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर ये अपना इनॉल बनाता है, ये जो नीचे जहां मेरा कर्सर है आप देख सकते हैं, अगर ये इस तरीके से यहाँ इनॉल बनाता है तो इस समय ये अब डबल बॉन्ड दोनों, चाहे इनॉल और सी डबल बॉन्ड सी, आर नाउ इन रेजोनेंस, दे कैन नाउ रेजोनेट विथ ईच अदर। एज अ रिजल्ट this particular structure is generating resonance in the enol, and therefore definitely इसका इनॉल का कंटेंट एक नॉर्मल -6 -7% से ज्यादा होने वाला है। अगर ऐसा हो कि मॉलिक्यूल में पहले ही रेजोनेंस है और फिर बाद में भी रेजोनेंस है, तो उससे हमें कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं क्या बोली, यहाँ देखें, बेंजीन और ये कार्बोनिल इस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी रेजोनेंस में थे। अब अगर मैं कहूं कि इनॉल भी तो रेजोनेंस में है, इनॉल रेजोनेंस में है, लेकिन कीटो ही जब रेजोनेंस में ऑलरेडी था, तो हमें बॉन्ड एनर्जी का नुकसान जो लॉस होगा, इट विल नॉट बी कंपेंसेटेड। सो यहां आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट अ कंसिडरेबल इंक्रीज, और रादर नॉट इवन अ इंक्रीज इन द इनॉल। उसके अगेंस्ट आप नीचे आइए कि हाँ रेजोनेंस था, इस बेंजीन का अपना अंदर रेजोनेंस है, इस बेंजीन में अपने अंदर रेजोनेंस है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रेजोनेंस नहीं, और ये दोनों मिलकर इस कार्बोनिल से भी रेजोनेट नहीं कर पा रही हैं। जब इनमें इस तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है और अब जब इनॉल में रेजोनेंस है, तो यू कैन सी अ सडन हाइप, सडन इंक्रीज इन इनॉल कंटेंट। It is now 9.1% enol. It is still not more dominating than keto, but as compared to -7%, -6%, it has increased enormously. Okay, let's move to point number 4. Aromaticity in enol. On the same line of thought जो हम point number 3 में discuss कर रहे थे कि है ये एक equilibrium, और इक्विलिब्रियम में कोई भी फैक्टर जो स्टेबलाइज करता है आपके कीटो या इनॉल फॉर्म को, वो उस डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। हमारा कीटो फॉर्म यहां पर नॉन एरोमेटिक है। अगर ये नॉन एरोमेटिक है और जबकि जो इनॉल हम बना रहे हैं ये एरोमेटिक है, तो आप लोगों को पता होगा कि एरोमेटिक फॉर्म्स आर फार मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक फॉर्म। और इस कारण से जब मैं नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जाऊं, तो डेल्टा जी डेफिनेटली इज गोइंग टू बी क्वाइट नेगेटिव। ये काफी नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव पाई जा रही है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसलिए अगर इनॉल एरोमेटिक बन रहा है तो डेफिनेटली इनॉल की कंटेंट बहुत ही ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट 100%। आप जब भी फिनॉल पढ़ेंगे तो आप नोट करेंगे कि फिनॉल नेवर एग्जिबिट्स एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन। इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ phenol, इन एंड ऑल। वर्ड फिनॉल में भी यू विल हैव अ साउंड ऑफ enol. मूविंग टू पॉइंट नंबर 5, कभी कभी स्टेरिक फैक्टर्स भी इनॉल की मात्रा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दिस इज नॉट एन ऑलवेज फैक्टर, बट यस इट कैन बी। आइए देखें कैसे। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये अल्डिहाइड से जो अल्फा कार्बन है, मैंने मार्क करा अभी अभी, अल्फा कार्बन, इस पर दो मेसेटाइल ग्रुप्स आपको नजर आ रहे होंगे। मेसेटाइल किसको कहते हैं? जब बेंजीन पर दोनों ऑर्थो और पैरा पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, उस ग्रुप को हम कह रहे हैं मेसिटाइल ग्रुप।
तो ये 2 मेसेटाइल ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंट है इस अल्फा कार्बन पर। अब ये जो दो ऑर्थो CH3 प्रेजेंट है रिंग पर, ये इस अल्फा कार्बन पर स्टेरिक इफेक्ट, स्पेस में टक्कर क्रिएट करते हैं। नतीजा ये कि इनको आपस में प्लेन में एग्जिस्ट करना संभव नहीं, इसलिए एक बेंजीन अगर प्लेन में तो दूसरी परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती हुई पाई जाएगी। ओके, ये दोनों रिंग्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। बट एनी हाउ, मैं सिंपल हाइब्रिडाइजेशन से भी अगर बात करूं तो ये बड़े ग्रुप्स में इस जगह पर एंगल जो है, बॉन्ड एंगल, वो 109 डिग्री 28 मिनट ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वेरएज जब यहां बात करूं तो इस अल्फा कार्बन ने अब जो हाइब्रिडाइजेशन लिया है वो है sp2, और sp2 मतलब बॉन्ड एंगल हो जाने वाला है 120 डिग्री। तो 2 बड़े बल्कि ग्रुप में दूरी बढ़ गई, फायदा हुआ सिस्टम का, और इसलिए यहां पर भी आपको इनॉल कंटेंट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, इनॉल की मात्रा हमने 95% पाई है इस मॉलिक्यूल में। कभी कभी स्ट्रेन साइक्लिक सिस्टम के अंदर इनॉल की मात्रा को इफेक्ट करता है। आप ये जानते ही होंगे कि रिंग अगर छोटी है साइज में, 3 मेंबर 4 मेंबर छोटी हैं, तो उनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू रिंग की साइज जब बड़ी होती चली जाए। अब आप यहां देखिए कि ये जो साइक्लोपेंटेनोन है, जहां 5 की रिंग है, तो जब ये स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेनोन इनॉल में जाता है तो आई हैव 2 sp2 hybridized atoms created. Originally there was 1 as double bond O carbon, and now there are 2 in ene system. Whereas in cyclohexanone, again I will have 2, but as it is a relatively bigger or a larger ring, it is clearly evident from the data available that cyclohexanone will have a higher percentage enol as compared to cyclopentanone. Okay. Moving to the next factor, that is sometimes Bridget carbons. Bridget यानी बाइसाइक्लो कंपाउंड में जंक्शन, यहाँ Bridget इस कार्बन और इस कार्बन को कहा जा रहा है कि Bridget कार्बन अगर एज अल्फा कार्बन प्रेजेंट है तो उससे कैसा असर आ सकता है इनॉल कंटेंट पर। देखिए, ये जो कार्बोनिल है, ए एग्जाम्पल के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसको 2 अल्फा साइट्स हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। मैं अल्फा 2 से इनॉल बनाऊं, ये डाउन वाला बनेगा और ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड, ये जो इनॉल बना है, ये अल्फा 1 से बना है, और इसमें इस ब्रिजेड को sp2 मुझे बनाना पड़ा। ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए दिस इनॉल इज इम्पॉसिबल, और ये वाला इनॉल इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो बोले अगर यहां अल्फा एच यूज नहीं कर पा रहे और अल्फा 2 पर अल्फा एच ना हो तो क्या टोटली एब्सेंट हो जाएगा इनॉल? बिल्कुल भी। एग्जाम्पल इसीलिए अपन ने स्क्रीन पे लिया है कि देखें आप, यहाँ अल्फा 1 ब्रिजेड आप यूज नहीं कर सकते, ब्रिजेड sp2 नहीं बना सकता, और ऊपर ये जो अल्फा 2 हमारा कार्बन है उस पर तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, वहां तो H है ही नहीं, सो टोटली इसका इनॉल एब्सेंट पाया गया है। लास्ट फैक्टर जो डेफिनेटली हो सकता है कि भाई अल्फा एच है या नहीं है, क्या इससे ही हमारा इनॉल कंटेंट असर में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये देखिए आप, पाइवल्डिहाइड, इसमें आपको कोई इनॉल नहीं मिलेगा, है ना। बेंजल्डिहाइड, आपको कोई इनॉल नहीं मिलेगा। इस तरह के हमने कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स और जो है वो डिस्कस कर रखे हैं इन आवर पार्ट 1। ओके, सो हम यहाँ पर अपने मोनोकार्बोनिल का इनॉल कंटेंट खत्म करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बाइकार्बोनिल और डाइकार्बोनिल के लिए मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें।